नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computer Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो सेशन है बहुत प्यारा सेशन चल रहा है वैसे ये, और इसी क्रम में जो है आज का सेशन जो है आधुनिक इतिहास को लेकर हमारा सेशन है। और आधुनिक इतिहास में हम लगभग अभी तक 21 क्लासें जो है ले चुके हैं, जिसके चलते आज का जो सेशन है हमारा है बंगाल विभाजन को लेकर। जो अंतिम सेशन था वह हमने देखा था राष्ट्रीय आंदोलन। तो अब कल जो हमने क्लास ली थी वह था राष्ट्रीय आंदोलन। थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं क्या थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा समझ लेते हैं क्या होते हैं राष्ट्रीय। मैंने बताया था आप लोगों को इस क्लास में कि राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण थे। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो चरण थे वो कितने चरण थे? 3 चरण थे। एक आपका उदारवादी चरण, ठीक है। दूसरा जो था आपका उग्रवादी चरण, और तीसरा चरण जो था वह था आपका गांधीवादी चरण था, ठीक है। अब उदारवादी चरण को जो हम कहते थे वो नरम दल कहते थे। तो इनका जो काल अवधि थी वह थी 1885 से 1905 तक। और उग्रवादी चरण या अतिवादी चरण जो बोलते थे वो बोलते थे 1905 से लेकर 1919 को। और जो गांधीवादी चरण है कुछ किताब में 1917 लिखा हुआ है, क्योंकि 17 में आके उन्होंने भारत में भूमिका निभाई थी चंपारण की। परंतु माना जाता है 1919 से लेकर 1947 के चरण को ही गांधीवादी चरण माना जाता है, ठीक है। अब उदारवाद में क्या होता था? उदारवादी में प्रार्थना विनर ये प्रार्थना करके अपने अधिकार या अपनी मांगों को पूरा किया जाता था ब्रिटिश सरकार से। और उग्रवादी चरण वालों का ये था कि उन्होंने जो था जन आंदोलन करने शुरू कर दिए अपनी स्वतंत्रता के लिए। और गांधीवादी चरण में अहिंसा और हिंसा दोनों में, यानी हिंसा पर अहिंसा का बल और उसकी पावर या उसकी शक्ति दिखाई गई। चलिए, इस क्रम में हमने अभी एक चरण आपको पढ़ लिया है और उस चरण को हमने पढ़ा है उदारवादी चरण। जो हमारा लास्ट कल का लेक्चर था उसके लेक्चर में था उदारवादी चरण, जो 1885 से 1905। अब बात आते हैं कि 1905 के बाद कहानी क्या है, उग्रवादी चरण किस तरीके से जन्म लिया। अगर ये चीज़ जाननी है आप लोगों को तो आप सीधा प्लेलिस्ट पर जाइए और इससे पहली वीडियो जो है वो आप देख लीजिए, वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी, इस तरीके से जाकर उस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा उदारवादी या उग्रवादी इन चरणों का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार से कांग्रेस में गर्म दल का उदय हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं सीधा बंगाल विभाजन पर। देखिए, अधिकांश बच्चों को यही लगता है कि इनको रटने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं लोग। अगर ये बच्चे रटेंगे इस चीज़ को तो मैं सोचूंगा कि शायद ही आपको रटने से याद होने नहीं वाला है, क्योंकि जब तक हमें काल घटना या कालक्रम एकदम क्रम से पता ना हो कि किसी भी चीज़ का कि कौन सी चीज़ किस बात या कौन सी घटना किस कारण से हुई, जब तक हम आधुनिक इतिहास को याद नहीं कर सकते। क्योंकि वन लाइनर आप रटोगे कि 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, मुस्लिम लीग 1906 में हुई थी, कांग्रेस अधिवेशन 1907 में, सूरत अधिवेशन 7 में हुआ था, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो ये भूल जाओगे आप किसी न किसी अवधि में, ठीक है। परंतु हम जब कारणवाही की बात करेंगे तो शायद हमें उम्मीद है कि नहीं भूलेंगे। चलिए, तो बात करते हैं बंगाल विभाजन। जिस समय बंगाल विभाजन हुआ तो थोड़ा सा मोटी बात कर लेते हैं। 1905 एक डेट लिख देते हैं। अब जब 1905 डेट लिखी तो इस समय जो समय चल रहा था वो किसका चल रहा था? लॉर्ड कर्जन का। यानी कि गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? यानी कि गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? अगर बात करें गवर्नर जनरल की तो इस समय पर लॉर्ड कर्जन थे। ये आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था। तो 1899 से और 1905 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 1905 तक, क्योंकि इनके बाद में जो है मिंटो आ गए थे। कौन आ गए थे? मिंटो। अब भारत में इस समय पर क्या चल रहा था? इस समय पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद, यानी किसका? ब्रिटिश साम्राज्यवाद
का दबाव था, यानी किसका था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो था वो उच्चतम बिंदु हो रहा था। यानी कि कहने का मतलब, इसको सीधे शब्दों में बताएं क्या था। भारत में जिस समय पर लॉर्ड कर्जन का समय था 1899 1905 में, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो था उच्चतम बिंदु था। यानी कि ब्रिटिश सरकार और जगह भी थी, परंतु भारत में जो थी वो उच्चतम बिंदु के रूप में यहाँ पर ब्रिटिश लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, शासन को चला रहे थे। इसके जो लॉर्ड कर्जन थे, इसने बहुत सारे प्रशासनिक कार्य किए। लॉर्ड कर्जन ने, अगर हम बात करें, बहुत सारे प्रशासनिक कार्य किए, परंतु इनमें से सबसे विवादित कार्य जो था, वो क्या था, बंगाल का विभाजन। क्या था सबसे विवादित, बंगाल विभाजन। यानी कि जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुआ वह काम क्या था, बंगाल विभाजित। यानी बंगाल का विभाजन जो किया गया, ये सबसे विवादित एक इनका निर्णय था या प्रशासनिक कार्य था। जब ब्रिटिश सरकार से पूछा गया कि बंगाल विभाजन क्यों किया गया, जब ब्रिटिश सरकार से पूछा गया बंगाल विभाजन क्यों किया गया, तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने, यानी कि अंग्रेज़ों ने, किसने, अंग्रेज़ों ने इसका कारण जो बताया वो बताया प्रशासनिक असुविधा। क्या कारण बताया, अगर हम बात करें तो कारण बताया प्रशासनिक असुविधा। परंतु वास्तविक कारण क्या था, वास्तविक कारण यह था कि भारत के अंदर अगर हम बात करें, भारत के अंदर राष्ट्रवाद जो उत्पन्न हो रहा था, भारत के अंदर जो हो रहा था, क्या हो रहा था उत्पन्न, भारत के अंदर उत्पन्न हो रहा था राष्ट्रवादी चेतना को नष्ट करना। ठीक है, क्या, भारतीय राष्ट्र या राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना, समझ गए नहीं, चेतना समाप्त करना था। और इसका जो आधार बनाया वो धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया। और जो विभाजन किया गया वो कब किया, कैसा किया गया, धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया। थोड़ा कहानी पर आते हैं, दोबारा से समझ लेते हैं, थोड़ी बातें आपको पता चल गई हैं। मतलब कि गवर्नर जनरल उस समय पर, जिस समय बंगाल विभाजन हुआ, उग्रवादियों का कैसे जन्म हुआ कि जैसे कि 1905 में उदारवाद का जन्म हुआ, उग्रवाद का, तो एक कारण ये भी था बंगाल विभाजन। ठीक है, इस विभाजन के चलते भी नरम दल वालों ने ब्रिटिश सरकार से कुछ नहीं कहा, और केवल उनके इसी फैसले से कि प्रशासनिक असुविधा से वो लोग संतुष्ट हो गए। परंतु यहाँ से उग्रवाद एक नया दल के रूप में जो उभरा था वह संतुष्ट नहीं हुआ। तो बंगाल विभाजन बात करते हैं, उग्रवाद की कलम ने बात कर ली थी। तो वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पर, लॉर्ड कर्जन थे। 1899 से 1905 की बात है। ब्रिटिश साम्राज्य का उच्च बिंदु हो रहा था यह भारत जो था, और प्रशासनिक कार्यों में बहुत सारे प्रशासनिक कार्य लॉर्ड कर्जन ने किए, परंतु इनमें सबसे बड़ा कारण जो था वो क्या था, बंगाल विभाजन का सबसे बड़ा कारण बनकर आया। और ये जो विभाजन किया गया धार्मिक आधार पर किया गया। अंग्रेजों पूछा गया बंगाल विभाजन क्यों किया गया, उग्रवादी दल के लोगों ने पूछा तो उनसे बताया गया, और उग्रवादी और जो उदारवादी थे उन्होंने पूछा तो उनका जवाब दिया गया कि प्रशासनिक असुविधा के चलते जो बंगाल का विभाजन किया गया। जबकि वास्तविक कारण ये था कि भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय चेतना को खत्म करना या नष्ट करना, यह इनका कारण था। आपको बता के चलें कि उस समय पर जो बंगाल था, वो कौन था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी। क्या थी, बंगाल प्रेसिडेंसी। हम इसे लिख सकते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी। और इस बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन कौन आता था, उड़ीसा आता था, असम आता था, बंगाल आता था। क्या आता था, उड़ीसा आता था, बिहार आता था, ठीक है, और बंगाल। ठीक है, ये एक मिला हुआ एक प्रांत था जिसे हम कहते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी। अब आप मुझे बताइए कि बात की कहानी समझ में आ चुकी है। अब आपको जो है कहानी समझ में आ चुकी है नहीं, ये बताइए। कहानी आपको समझ आ चुकी है, मतलब गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, 1899 से 1905 तक रहे। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था उस समय पर। इन्होंने प्रशासनिक कार्य बहुत सारे प्रशासनिक किए, परंतु सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य जो था वो था आपका बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल में उस समय पर जो थे बंगाल प्रेसिडेंसी में, वो बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। ठीक है, उड़ीसा था। और इनका मतलब था कि राष्ट्रवाद का प्रछन्न प्रचार करना एक तरीके से, यानी विभाजन का मतलब था राष्ट्रवाद का पर प्रछन्न प्रहार करना। बंगाल के विभाजन का मतलब था कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद की चेतना उठ रही थी उसको तोड़ना, प्रछन्न करना। ठीक है, ये काम इनका था।
परंतु कारण जो बताया अंग्रेजों से पूछा गया तो प्रशासनिक कारण बताया उन्होंने कि काम प्रशासन अच्छे से चल नहीं रहा था, परंतु वास्तविक कारण ये था कि बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रवाद की चेतना को नष्ट करना। धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया, धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया। अब इस विभाजन का एक कारण था, जब धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया तो उसका एक कारण था, वो कारण मैं आपको बता के चलता हूँ। कर्जन चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को, यानी किसको, ब्रिटिश साम्राज्य को मुस्लिम संप्रदाय, जो मुस्लिम संप्रदाय थे उसको उच्चतम स्थान देना। कर्जन का मन था कि मुस्लिम संप्रदाय को भारत में उभारना, मुस्लिम संप्रदाय को भारत में उभारना ये कारण था, परंतु कर्जन कांग्रेस में स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल करना चाहता था इससे। तो दूसरी बात ये भी थी कि वो मुस्लिम जो संप्रदाय था उसको ऊपर लाना चाहता था, और जिसके जैसे ही अगर मुस्लिम संप्रदाय ऊपर आती तो कर्जन के द्वारा किया गया कार्य क्या था कि कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलनों को और दुर्बल करना, ये कुछ काम था। ठीक है, इसी के चलते जो है, इसी के चलते 20 जुलाई, इसी के चलते जो है कहीं कहीं 20 मिलेगा ऑप्शन में और कहीं कहीं मिलेगा 19। चलिए अब आगे कहानी क्या होती है, कहानी के साथ पढ़ोगे ना तो एक एक बात का पता चलेगा, याद भी रह जाएगा बेटा। बिल्कुल, इतना काम हो गया, क्या मंशा थी। अब बात करते हैं, कहीं पे तो क्लास किताब में लिखा हुआ है 19 किस साक्ष्य में, तो यहाँ पर 19 या 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन, यानी क्या, बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई, घोषणा कर दी गई। 1920 जुलाई 1905 को ये घोषणा कर दी गई, और इसी के चलते 7 अगस्त को, देखिए घटना है, पॉइंट टू पॉइंट आ जाएंगे। 7 अगस्त 1905 को जैसे बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो कांग्रेस के लोगों ने कलकत्ता टाउन हॉल में, क्या, कलकत्ता टाउन हॉल में जो है एक बैठक की, टाउन हॉल में क्या करी, एक बैठक करी और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी। क्या काम करा इसमें, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा ये कर दी, और प्लस बहिष्कार प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है भाई, अब समझिए, कई बार परीक्षा में आता क्रम से लगाइए, तो बंगाल विभाजन भी 1905 में होता, स्वदेशी आंदोलन भी। तो स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन जो थे दोनों ही, ये कब हुए थे, बंगाल विभाजन के बाद। क्यों, लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम संप्रदाय को उठाने के लिए, मुस्लिम लोगों से मिलकर मुस्लिम संप्रदाय को उठाकर उनकी बैठ के लेने के चलते 1920 जुलाई और 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, और 7 अगस्त 1905 को इसी की घटना को सुनकर कांग्रेस लोगों ने कलकत्ता टाउन हॉल में एक बैठक करी, उसमें काम करा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है, इतने चलते अगर मैं बात बताऊं आपको, 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। अब जो डेट आती है एग्जाम में वो यही आती है, यानी कि मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब आप समझिए। 16 अगस्त किसको, 7 अगस्त की बात हो गई, 16 अगस्त 1905 को, यानी कि 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इसी दिन से, 16 अगस्त के दिन से ही शोक दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को ही क्या मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब बात करते हैं बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन जो किया गया प्रभावित, तो वो कैसे किया गया, एक तरफ किया गया पश्चिम बंगाल, एक तरफ करा गया पश्चिम बंगाल, और एक तरफ करा गया पूर्वी बंगाल। ठीक है बेटा, पूर्वी बंगाल। अब ये जो था इसमें था मुस्लिम बहुल, इसमें मुस्लिम बहुल था, जबकि यहाँ पर जो था हिंदू बहुल था, यहाँ पर हिंदू बहुल था। ठीक है, इस तरीके से किया गया। अब जब विभाजन किया गया तो समझिए, ये जो विभाजन किया गया वो क्या था, मैं आपको बताता हूँ। जो पश्चिम बंगाल का विभाजन किया गया तो इसमें क्या था, इसमें एक तो था चटगांव, असम, पूर्वी बंगाल, यानी कि पूर्वी बंगाल अगर बात करें, पूर्वी बंगाल प्लस असम प्लस चटगांव और प्लस यहाँ पर एक आपका नाम सुना होगा आपने, ढाका।
इन सबको मिलाकर बनाया गया पूर्वी बंगाल। तो कई बार क्वेश्चन आता पूर्वी बंगाल में विभाजन के बाद में कौन था। अगर हम बात करें तो इधर पश्चिम बंगाल, इस साइड भी विभाजन किया गया पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ पर अगर बात करें तो बिहार, अगर हम बात करें उड़ीसा, इधर का क्षेत्र ये था। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या था, पश्चिम बंगाल और बिहार और उड़ीसा। तो समझिए डेटा याद करते हैं क्या था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल्स में एक बैठक की गई और वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। बताऊंगा क्या होते हैं स्वदेशी आंदोलन, क्या होता है बहिष्कार आंदोलन, सब बताते हैं, ठीक है। और 16 अगस्त 1905 को ये प्रभावी हो गया शोक दिवस और बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए। एक तो पश्चिमी बंगाल जो हिंदू बहुल था और दूसरी तरफ पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुल था। यानी पश्चिमी बंगाल के रूप में उस समय पर जाना जाता था पश्चिम बंगाल को, और बिहार को और उड़ीसा को ये आते थे। और अगर हम पूर्वी बंगाल की बात करें तो पूर्वी बंगाल, असम, चटगांव और ढाका ये थे, इधर आते थे, ठीक है। इतना काम यहाँ से हुआ और इसके बाद में इसकी जो राजधानी बताई गई, इसकी जो राजधानी बनाई गई, इसकी राजधानी ढाका को बनाया गया। ढाका को क्या बनाया गया, राजधानी। अब जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसी दिन लोगों ने उपवास रखे, शोक दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने राखी बांधी एक दूसरे को, क्या बांधी, राखी बांधी, ठीक है भैया, राखी बांधी एक दूसरे को, ठीक है, मिलकर रहेंगे बिल्कुल। दूसरी बात जो थी यहाँ पर वंदे मातरम जैसे नारे और गीत गाए गए, ठीक है। आ रही बात समझ में, बताइए, इतनी बात आ गई समझ में? नहीं, इतनी बात आ गई समझ में या नहीं आ गई आपको? अब होता है क्या कि 1905 में जो बनारस अधिवेशन होता है, क्या होता है 1905 में, इसके बाद होता है बनारस अधिवेशन। 1905 में बनारस अधिवेशन। अब बनारस अधिवेशन में किसे स्वीकृति दे दी? बनारस अधिवेशन में स्वीकृति दी थी स्वदेशी आंदोलन को और बहिष्कार प्रस्ताव को, ठीक है भाई, बहिष्कार प्रस्ताव को जो है स्वीकृति दे दी। तो देखिए कहानी में आ रहा है मज़ा, बहुत ज़्यादा कहानी में मज़ा आ रहा है। फिर एक बार डेट और रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात ये कि 19 या 20 जुलाई को 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। परंतु 7 अगस्त को जैसे ही यहाँ कांग्रेस वालों को पता चला, 7 अगस्त को कलकत्ता में टाउन हॉल में बैठकर लोगों ने जो है स्वदेशी आंदोलन, यानी कि अपने स्वदेश का एक आंदोलन शुरू करा और बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का, विदेशी कपड़ों का, विदेशी नौकरियों का, विदेशी विद्यालयों का, सरकारी नौकरियों का, सबका बहिष्कार करने के लिए बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की, मतलब पारित करने की बात करी। अंततः होता क्या है, 16 अगस्त 1905 को जो है करजन जो है इसे प्रभावी बना देते बंगाल विभाजन को। और इसी दिन लोगों ने उपवास रखे, शोक दिवस के रूप में मनाया, राखी बांधी और वंदे मातरम जैसे गीत गाए गए। वंदे मातरम जैसे जो है गीत यहाँ गाए गए। इतनी बात आपको थोड़ी सी याद रख लेना है। समूचे बंगाल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक। अब बात करते हैं जब 2 टुकड़ों में बांट दिया गया तो पश्चिम बंगाल जो बना वो था पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा पहुँचा, जो था हिंदू बहुल। पूर्वी बंगाल के रूप में मुस्लिम बहुल था। पूर्वी बंगाल, असम, चटगांव और ढाका, राजधानी बना इसको ढाका। इतनी बात आगे समझ में। उसके बाद हुआ बनारस अधिवेशन। क्या हुआ? बनारस अधिवेशन 1905 में, वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन को प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और अब जो कहानी है वो है हमारी स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन से जुड़ी इतनी बात। इसके बाद में बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन। अगर आपने इस तरीके से टॉपिक को तैयार कर लिया तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे कुछ बचने वाला नहीं है, यहाँ से कुछ भी बचने वाला नहीं है यहाँ से। अब हम बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार प्रस्ताव। अब हम इसको पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार। अब समझिए, हर बात आधुनिक इतिहास में क्या करनी होती है, हर बात आधुनिक इतिहास में करनी होती है कि कौन घटना क्यों हुई और किस कारण हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं वो बात हमारी क्या है, समझिए। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई।
कांग्रेस की स्थापना का मतलब था कि वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का उसमें पार्टिसिपेट लेना। उदारवाद का जन्म होना, उदारवाद लोग विनती प्रार्थना से काम करते थे, जिसके चलते भारत की समस्याओं को अपनी समस्या नहीं समझते थे। जनता की आवाज़ नहीं बनी कांग्रेस। कब तक? 1905 तक। कांग्रेस में से एक दल उठा जो उग्रवाद का जन्म लिया, और उस उग्रवाद को गरम दल को अभी गरम दल बना नहीं, उस नए तबके को, नए युवा वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित जो किया बंगाल विभाजन ने किया। बंगाल विभाजन क्यों किया? तो लॉर्ड कर्जन को लग रहा था कि कहीं ना कहीं देश में राष्ट्रीय चेतना उठ रही है, तो उन्होंने सोचा कि धार्मिक व राष्ट्रीय आंदोलनों को नष्ट करने के लिए और धार्मिक आधार से जो है बंगाल का विभाजन किया जाए। और वो चाहते थे मुस्लिम उच्च वर्गीय लोगों को उभारने के लिए, और उनसे उन्होंने बात की। और पूर्वी बंगाल में, वैसे उस समय पर पूर्वी बंगाल संपूर्ण बंगाल ने शोक के रूप में उस घटना को माना। जब ये घटना हुई तब इसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ और बहिष्कार हुआ। तो कैसे आप भूल जाओगे हर एक चीज़ का जब कारण आपको पता होगा तो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन क्या हुआ अब समझते हैं। 7 अगस्त को हमने अभी पीछे बात करा था। कब? 7 अगस्त 1905 को या क्या कर दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन क्या कर दिया गया था? प्रभावी कर दिया गया था, प्रभावी। और इसको स्वीकृति कहाँ से मिली थी? तो 1905 के बनारस अधिवेशन से स्वीकृति मिली। अधिवेशन से इसे क्या मिली? स्वीकृति। प्रचार की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें प्रचार की, स्वदेश के प्रचार की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर स्वदेश के प्रचार की हम यहाँ बात करके चल रहे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक थे, समझिए कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे एक व्यक्ति। अगर दूसरे की हम बात करें यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के बाद में, तो लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। तीसरे व्यक्ति बात करें तो चिदम्बरम पिल्ले कौन थे? चिदम्बरम पिल्ले यहाँ पर तीसरे व्यक्ति। अगर और भी हम बात करके चलें तो यहाँ पर एक अरविंद घोष, हैदर अली कौन थे? अरविंद घोष और हैदर अली। कौन? हैदर अली। ये कुछ व्यक्तियों ने प्रचार करा। और एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिनका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। प्रचार में एक अंग्रेजी अधिकारी आए थे, कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल। तो इन्होंने भी प्रचार करा था स्वदेशी आंदोलन का, ये भी भारत के पक्ष में थे। अब बात करते हैं क्या था ये। तो यहाँ पर पुणे और मुंबई, तिलक जी जो गए वो कहाँ पर गए? वो मुंबई और पुणे गए प्रचार करने के लिए। लाला लाजपत से क्वेश्चन आ जाता है, लाला लाजपत से, कि लाला लाजपत राय ने कहाँ करा? तो अजीत सिंह और लाला लाजपत, यहाँ पर अजीत सिंह और गए थे इनके साथ। तो ये यूपी में और पंजाब में गए थे। कहाँ पर गए थे? ये यूपी और पंजाब। इन्होंने यूपी और पंजाब में जाकर प्रचार प्रसार करा स्वदेशी आंदोलन का। लोगों को जाकर बताऊँगा क्या करा था। हैदर रजा जो थे वो दिल्ली गए थे। कहाँ गए थे? दिल्ली। हैदर रजा जो थे वो दिल्ली में गए थे। अरविंद घोष जो गए थे, अरविंद घोष की अगर हम बात करें तो अरविंद घोष जो है दक्षिण भारत की तरफ गए थे। अरविंद घोष जो गए थे कहाँ गए थे? दक्षिण भारत की तरफ। और चिदम्बरम पिल्ले मद्रास गए थे। कहाँ गए थे? मद्रास। तो इन लोगों ने इस तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए पूरे भारत में, पूरे भारत में प्रचार प्रसार करते हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि अपने देश में ऐसा काम हो चुका है, तो हमारा सहयोग करें, सपोर्ट करें, और ब्रिटिश सरकार को थोड़ा झुकाएं और एकता बना के रखें। फिर बहिष्कार आंदोलन के बारे में बताया कि भाई क्या कि विदेशी कपड़े केवल बहिष्कार करना नहीं था, इनका रीजन जो था बहिष्कार करना विदेशी कपड़े नहीं था। तो बहिष्कार किस किस का करा? विदेशी कपड़ों का प्लस सरकारी नौकरी, स्कूल कॉलेज, ठीक है, स्कूल कॉलेज, उपाधियाँ क्या थी? अदालतें और आपके उपाधियाँ जितने ब्रिटिश के द्वारा दिए गए
ब्रिटिश कपड़े, विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, सरकारी नौकरियों में थे, नौकरी छोड़ दी कुछ ने, स्कूलों में नहीं बच्चे पढ़ेंगे, स्कूलों में नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए, कॉलेजों में, अदालतें, उपाधि, इन सब का क्या करा उन्होंने, बहिष्कार करा। बहिष्कार किया, क्या क्या, बहुत बुरी तरीके से इसका क्या करा, बहिष्कार किया। और इस रूप से जो है ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की आग जलनी शुरू हो गई। अब कंडीशन क्या होती है, अब कंडीशन क्या होती है, अब समझिए। इस बात को और भी ज़्यादा है, इस बात को और भी ज़्यादा आग जलाने के लिए, इसमें भी और भी ज़्यादा इसे प्रज्वलित करने के लिए प्रथम क्रांतिकारी संस्था के रूप में, प्रथम क्रांतिकारी संस्था के रूप में बंगाल की अनुशीलन समिति बनी। यानी बंगाल में कौन सी बनी, अनुशीलन समिति। तो बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई, अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। और इसमें दो व्यक्ति, एक भूपेंद्र नाथ थे, कौन थे, एक भूपेंद्र नाथ दत्त और एक थे वरेंद्र नाथ घोष, वरेंद्र नाथ घोष और एक भूपेंद्र दत्त। तो दो व्यक्तियों के नाम याद रखना यहाँ से, दो व्यक्तियों के नाम, एक तो कौन थे, वरेंद्र नाथ और एक थे भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने इस समय पर एक समाचार पत्र निकाला था, इसका नाम है युगांतर। कौन सा निकाला था, युगांतर। युगांतर पत्रिका या पत्र जो था वो निकाला था, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता था किसने निकाला था, तो किसने निकाला था, वरेंद्र नाथ घोष ने और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। और क्या था ये, बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, टैगोर ने इसी समय पर एक गीत गाया था, इसका नाम है अमार सोमार बांग्ला। क्या था, टैगोर ने इसी समय पर गीत गाया था, कौन था, अमार सोमार बांग्ला, जो 1971 में जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। 1971 में जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। ठीक है, अब बात आती है फिर दोबारा से इसकी रिकॉल करने की, इसकी बात आती है दोबारा से रिकॉल करने की। हम याद कैसे करेंगे, स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन 1920 जुलाई 1905 को घोषणा हुई, तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का प्रभावी कर दिया। कब, कलकत्ता के टाउन हॉल्स में। उसे 1905 में बनारस अधिवेशन में स्वीकृति मिल गई। ठीक है, इसका प्रचार करने के लिए उतरे लोग तो बाल गंगाधर तिलक निकले, ठीक है, लाला लाजपत राय निकले, चिदम्बरम पिल्ले निकले, अरविंद घोष निकले, हैदर अली। बम्बई पुणे में प्रचार किया बाल गंगाधर तिलक ने करा, लाला लाजपत राय ने जो किया वो पश्चिम यूपी और पंजाब में किया, चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में किया, अरविंद घोष दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों में गए थे और हैदर अली जो है दिल्ली की तरफ गए। ठीक है, और इन्होंने इसमें बहिष्कार आंदोलन के बारे में बताया और स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताया, और बताया कि विदेशी कपड़े हमें नहीं पहनने हैं। ठीक है, इनका विरोध करना, सरकारी नौकरियों का विरोध करना है, स्कूल कॉलेजों का विरोध करना है, अदालतों का विरोध करना, उपाधियों का विरोध करना, बहिष्कार करना, सब चीज़ों का। ठीक, इसी आंदोलन को बहुत ज़्यादा और चढ़ाने के लिए इनमें एक व्यक्ति और थे, अंग्रेज अधिकारी, जिनका नाम है वैलेंटाइन थेरोल। ठीक है, अब यहाँ पर बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई और इसमें कौन थे, एक तो वीरेंद्र नाथ घोष थे और एक भूपेंद्र नाथ दत्त थे। उन्होंने युगांतर नामक एक पत्रिका निकाली। अब क्या हुआ कि ये एक ऐसा आंदोलन था जहाँ पर वैज्ञानिकों ने, महिलाओं ने, पहली बार वैज्ञानिकों ने, महिलाओं ने और पत्रकारों ने, पढ़े लिखे लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के भागीदारी ली। तो ली किसने नहीं भागीदारी, ली किसने नहीं भागीदारी, एक तो किसानों ने इसमें भागीदारी नहीं ली, दूसरी मुस्लिम समुदाय ने इसमें भागीदारी नहीं ली। और मुस्लिम समुदाय ने इसलिए भागीदारी नहीं दी क्योंकि यहाँ पर कर्जन जो था, मुस्लिम समुदाय को जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको प्रभावी करना चाहता था, सामने लाना चाहता था, और उनके पेट में बढ़ गया था एक तरीके से बात करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये हुआ। अब जब मुस्लिमों ने इसमें भाग नहीं लिया, जब मुस्लिमों ने इसमें भाग नहीं लिया तो समझिए मुस्लिमों, अब मैं पहले कहानी बताया था, जब मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया तो अब तो ये मुस्लिम को भारत में कोई उच्च स्थान नहीं मिलना है। तो ये लोग जो है, ये लोग चले गए गवर्नर के पास, और गवर्नर के पास जाकर इन्होंने इर्द गिर्द जो है बात करनी शुरू करी कि हमें ऐसा करिए, वैसा करिए, तो हमें कोई मान्यता प्राप्त पद दीजिए, हमको आश्वासन दीजिए। तब जाकर जो है इन्होंने मुस्लिम लीग के नाम से एक पार्टी की स्थापना करी जो अंग्रेजों ने। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो मुस्लिम लीग को पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं मुस्लिम लीग क्या है, पूरी कहानी समझेंगे मुस्लिम लीग की। तो ये था स्वदेशी आंदोलन, और इसके बाद में अब जो कहानी है वो किसकी है, मुस्लिम लीग की। तथ्य पता होना चाहिए, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन में मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, इस वजह से भाग नहीं लिया था कि उनको अंग्रेजों ने आश्वासन दे रखा था कि आपको उच्चतर बिंदु के रूप में या एक ऐसा मान चलिए कि आपको प्रभावी किया जाएगा, आपको भारत में क्या किया जाएगा, प्रभावी किया जाएगा। अब जो घटना है वो है मुस्लिम लीग की। मुस्लिम
मुस्लिम लीग 1906। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि 1906 में पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की, ठीक है। अब यहाँ पर नीति क्या थी अंग्रेजों की, मुस्लिमों को लग नहीं रहा था कुछ ऐसा है, मगर नीति क्या थी, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो नीति थी। उन्होंने सोचा कि अगर हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग कर देंगे तो पहले तो इनसे ही दुख है, इनके ही गम खत्म नहीं होने के, तो फिर क्या है कि इनमें जो राष्ट्र चेतना उठ रही है, आंदोलन जो उठ रहा है, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से दब जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। और वो हुआ भी था कुछ समय के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि कहानी क्या थी। तो उच्च वर्गीय मुस्लिमों को कांग्रेस से पृथक करा गया, इसी के नाम से जो था मुस्लिम लीग से। जो उच्च वर्गीय मुस्लिम थे, उन्हें मुस्लिमों को कांग्रेस से पृथक किया गया। पृथक का मतलब समझते हो, अलग किया गया, समझ गए नहीं, कांग्रेस के रूप में पृथक किया गया। और अक्टूबर 1906 में समझिए, अब अक्टूबर 1906 में तात्कालिक गवर्नर या वायसराय के रूप में कौन आ गया था, लॉर्ड मिंटो आ गए थे। कौन आ गए, लॉर्ड मिंटो, ठीक है भाई, लॉर्ड मिंटो आ गए, ठीक है। और कहाँ पर, शिमला में। कहाँ पर बने ये बने शिमला में, मिले। यानी सबसे पहले इनसे मुलाकात मुस्लिमों ने कहाँ पर करी, शिमला में की। तो ये भी बात याद रखना, ठीक है। आगे बात समझ में। और इन्होंने क्या था कि मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वह जो है उन्होंने नेतृत्व किया किसके, उसमें मिंटो ने क्या काम करा कि मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया। किसका, मुस्लिमों का प्रतिनिधि मंडल तैयार किया। और किसके नेतृत्व में, ये बात याद रखनी है, नेतृत्व में किसके, आगा खां के नेतृत्व में जो है इन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल स्थापित किया, ठीक है। और क्या था कि मुस्लिमों ने भी वफादारी प्रस्तुत करते हुए क्या करा, विशिष्ट स्थिति प्रदान करने के लिए आग्रह किया। यानी क्या, अंग्रेजों ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की, हम मुस्लिमों ने वफादारी प्रस्तुत की कि हम आपके वफादार हैं, मगर उसके लिए आपको जो है हमें क्या करना पड़ेगा, आपको हमें कोई उच्च वर्गीय पद या उच्च वर्गीय उपाधि देनी पड़ेगी। तो अब इससे मिंटो जो थे वो खुश हो गए, इससे क्या हो गया, मिंटो हो गए बिल्कुल खुश। और जैसे मिंटो खुश हुए तो 30 दिसंबर 1906 में, अब ये घटना है बहुत ही इंपॉर्टेंट। 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है, 1906 को आगा खां और ढाका के नवाब थे, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां। कौन थे, सलीमुल्लाह खां। और अगर हम इसकी बात करें तो मोहसिन उल मुल्क, इनके तीनों के नेतृत्व में, ठीक है, इन तीनों के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। क्या कर दी, मुस्लिम लीग की क्या कर दी, स्थापना। मुस्लिम लीग की क्या कर दी भैया, स्थापना कर दी। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग का अध्यक्ष जो बनाया गया वो किसे बनाया गया, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष जो बनाया गया संस्थापक, तो संस्थापक बनाया गया सलीमुल्लाह खां को। संस्थापक जो बनाया गया वो किसे बनाया गया, सलीमुल्लाह खां को। संस्थापक बनाया गया सलीमुल्लाह खां, मुल्ला खां को बनाया गया संस्थापक। और जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, यहाँ तो क्वेश्चन आते हैं इन दोनों से, इनका जो अध्यक्ष बनाया गया वो आगा खां को बनाया गया। क्या बनाया गया, आगा खां को जो बनाया गया प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में नहीं।
और मुस्लिमों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने क्या कहा, मुस्लिमों को के प्रति जो है ब्रिटिश सरकार की निष्ठा बनी रहे। और 1908 में अमृतसर अधिवेशन में 1908 में इन लोगों ने क्या करा, 1908 में अमृतसर अधिवेशन हुआ था। अमृतसर अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन में अब बात बताएंगे क्या करेंगे। इसी अधिवेशन में उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की। कांग्रेस से क्या करी, पृथक निर्वाचन की मांग करी, परंतु इन्हें पृथक निर्वाचन कब मिला, 1909 के अधिवेशन में क्या कर दिया गया, अधिनियम में क्या कर दिया गया, इनको पृथक निर्वाचन की स्वीकृति मिल गई। ठीक है, चलिए अब ये तो बात आ गई पॉइंट टू पॉइंट। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, दोबारा समझते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में और बहिष्कार आंदोलन में मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि कर्जन ने जो है मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से बात की थी। ठीक है, अंततः मुस्लिम लीग और उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करी। वो करी तो इतनी बात में, उससे पहले देखिए अंग्रेज चाहते थे फूट डालो राज करने वाली नीति, कि एक बार और भारत को तोड़ दिया जाए, जिससे कि भारत के अंदर राष्ट्रीय चेतना जो उठ रही है वो पूरी तरीके से दब जाए। और इसी के चलते उच्च वर्गीय मुस्लिमों को कांग्रेस से पृथक कर दिया, अलग कर दिया। और अक्टूबर 1906 में तत्कालीन गवर्नर शिमला में जाकर इनसे मिले, लॉर्ड मिंटो से। ये मुस्लिम लोग जो है जाके मिले और मुस्लिम लोगों के प्रतिनिधिमंडल की इन्होंने स्थापना करी कि ठीक है भाई, हम प्रतिनिधिमंडल की स्थापना करते हैं। और नेतृत्व किसका था, आंगा का, कि आप प्रतिनिधि मतलब आप कुछ सदस्य बनकर आइए कि आप कौन कौन पार्टी में रहोगे। ठीक है, और अंग्रेज लोग जो थे मुस्लिमों के प्रचार के लिए पूर्वी बंगाल में जहाँ तहाँ सभाओं का भी आयोजन करने लगे। कौन, मिंटो जो है जहाँ तहाँ सभाओं का आयोजन करने लगे और बताने लगे कि ये अलग जो है एक पार्टी की बात कर रहे हैं। और इसी के चलते 30 दिसंबर 1906 में आंगा खां ढाका के नवाब, ये क्वेश्चन पूछा था, ढाका के नवाब कहाँ के थे, सलीमुल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। अब मुस्लिम लीग की स्थापना करी तो इनमें सबसे पहले बात आती है संस्थापक की। तो संस्थापक जो बने वो कौन बने, सलीमुल्लाह खां। अध्यक्ष जो बने वो कौन बने, आंगा खां। ठीक है, अब इसके बीच में बात करेंगे कहानी। जैसे 1906 में हुआ, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो 1907 में सूरत अधिवेशन होने वाला था। 1907 में सूरत अधिवेशन होने वाला था। तो जो उग्रवादी लोग थे, जो गरम दल के लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, नरम दल वालों के साथ हम जो है नहीं रहेंगे, क्योंकि आप इतनी बड़ी देश में घटना घट गई, आपने कुछ नहीं किया ब्रिटिश सरकार से, आप अभी भी विनती प्रार्थना करते रहे, बिनती प्रार्थना का समय नहीं रहा। ठीक है, स्वराज ही हमारा अधिकार है, और देखो स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे जैसे नारे भी यहाँ पर लगे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि स्वाधीनता और स्वराज हमें चाहिए। और इस चीज़ को लेकर जो है मुस्लिम लीग जो है, नरम दल जो है और गरम दल जो है, दो भागों में बढ़ गए। पहला देश में घटना ये घटी, दूसरी घटना ये घटी कि 1906 में मुस्लिम लीग अलग हो गया था। फिर 1908 में अमृतसर अधिवेशन में इन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग कर ली मुस्लिमों ने। ठीक है, परंतु 1909 के अधिवेशन में ना कहकर अधिनियम में, जो ब्रिटिश सरकार का अधिनियम हुआ, और ये ब्रिटिश सरकार से भारत के लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ अच्छा होने वाला है, परंतु भारत के जो नरम दल वाले लोग थे और गरम दल वाले लोग थे उन्हें तो कुछ हासिल नहीं हुआ, परंतु मुस्लिम लीग को वहाँ हासिल हुआ कि वहाँ पर पृथक निर्वाचन की उनको जो है स्वीकृति दे दी। ठीक है, इस अधिवेशन में जो है क्या कर दी, इनको पृथक निर्वाचन की स्वीकृति दे दी, यानी अब मुस्लिम नेता जो चुने जाएंगे वो केवल मुस्लिमों के लिए ही चुने जाएंगे। और ये सब किसने करा, ये करा मार्ले मिंटो सुधार में किया गया। और किसने करा ये सारा भूमिका, ये भूमिका निभाई मिंटो ने, क्योंकि इस टाइम पर जो गवर्नर थे वो कौन थे, मिंटो थे। मिंटो की ही पूरी मिली भगत थी। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो यह था स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। पहले बंगाल विभाजन, फिर स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, फिर स्वदेशी आंदोलन के लिए जो है फिर आपका कि किस वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद में अब हम देखेंगे सूरत अधिवेशन कैसे हुआ। सूरत अधिवेशन के बाद में हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि किस तरीके से दिल्ली दिल्ली राजधानी कन्वर्ट हुई, किस तरीके से जो है ऐसा मान चलिए कि तृतीय दिल्ली दरबार बना या दिल्ली दरबार हुआ, और किस तरीके से जाकर 1916 में जाकर इन्हें लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया, और आगे की स्थिति क्या है। ठीक है, आगे की घटनाक्रम क्या है, क्या स्थिति है, उनको जानने के लिए कल मिलते हैं। ठीक है, उनको पहचानने के लिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। यदि आपको लेक्चर सेशन में मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट से ही
आपका परिवार जो है और भी आगे बढ़ सकता है। आप सब बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। परंतु आपका एक सबसे बड़ा काम यह है कि कोशिश करो कि सब अपनी जिम्मेदारी लेकर आगे चलिए, ठीक है, कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और तैयारी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कुछ आधार से आप लोगों की तैयारी और भी अच्छे ढंग से की जाए। हम कोशिश करते हैं आपको कि हर एंगल से आपको तैयार किया जाए। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।